बुद्ध अपने अंतिम दिनों में जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले थे, उससे कुछ ही दिन पहले अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा करते हैं और उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद उनसे पूछते हैं कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। तो वो उनसे कहते हैं अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी राह खुद तलाशो। मैं कब तक तुम्हें उपदेश देता रहूँगा, कब तक तुम्हें सिखाता रहूँगा, अंतगत्वा तुम्हें ही अपना रास्ता खोजना है। आज जो हमारे साथ मौजूद शख्स हैं, उनका नाम भी दीपक है और उनका काम भी दीपक है, क्योंकि उन्होंने इनके प्रकाश से खुद को तो प्रकाशमान किया ही है। इनके साथ जुड़े हुए लोग जो भी है, इनका परिवार, इनकी समाज, इनका गांव, आज इन पर गौरवान्वित है। और ये इसलिए इनका एक परिचय ये हो सकता है कि इनके 45 या 50 लाख फॉलोवर सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हैं। इनका एक परिचय ये भी हो सकता है कि ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन इस परिचय के पीछे की जो कहानी है, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप इनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान पाएंगे। इनका जो संघर्ष है, जो इनकी जमीनी हकीकत है, उनसे उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं दीपक दहिया जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जब हम शुरू से शुरू करते हैं फिर। जी बिल्कुल। तो आप बताइए शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? देखिए, इसकी शुरुआत आप यूट्यूब जर्नी की अगर पूछ रहे हैं तो इसकी शुरुआत साल 2018 नवंबर दिसंबर की बात है जी। मुझे पहले से पता था कि यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालने से पैसे वगैरह तो आते हैं, ये पता था। और यूट्यूब में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी था जी। मतलब लोग फेसबुक उस टाइम बहुत चलाते थे, लेकिन फेसबुक से मेरा इंटरेस्ट वहाँ से हट गया था और मेरा जो मेनली इंटरेस्ट था वो यूट्यूब पे था। मैं यूट्यूब पर कंटेंट बहुत कंज्यूम करता था, अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियोस वगैरह देखता था उस टाइम पे मैं। तो माइंड में कहीं ना कहीं पर वो चीज़ थी मेरे, जब मैं 11th क्लास में था जी। और 11th क्लास में होते हैं तो स्टडी का प्रेशर होता नहीं था। हाँ। जब हम 10th में होते हैं तो 10th में बहुत प्रेशर होता है, बोर्ड है, 10th में प्रेशर था, बहुत पढ़ाई करके आए हुए। 12th अगले साल है, तो ना तो घर वालों से प्रेशर है कोई, ना टीचर से प्रेशर है, ना कोई इतना बहुत ही ज़्यादा हैवी सिलेबस है 11th का हमारे यहाँ पर। तो टाइम रहता था, तो खाली टाइम में खाली रहना और बिना मतलब की चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता था मुझे जी। तो वहीं पर माइंड में था कि ना कुछ ना कुछ हम करते हैं अभी पढ़ाई के साथ साथ। तो काफ़ी टाइम से यूट्यूब का था माइंड में, 3-4 महीनों से। लेकिन फिर सडनली दिसंबर 2018 की बात है, माइंड में आया कि अब स्टार्ट ही करते हैं। तो मेरी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी 11th क्लास में जी। और फिर मैंने सोचा कि अब जैसे ही एग्जाम खत्म होगी तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे जी। और जब स्टार्ट किया था मैंने, तो ये था कि यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, व्यूज आएंगे, वायरल होगी, और उसके बाद में यूट्यूब पर कहीं अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन होगा और फिर हमें पैसे मिल जाएंगे जी। ये थॉट प्रोसेस सोच करके मैं यूट्यूब पर आया था। मैं यूट्यूब पर आया, मैंने भी वही किया जो बड़े बड़े अतरंगी वीडियोस नहीं चलते हैं, मैथमेटिकल ट्रिक्स हो गई कि 1 और 1 11 कैसे होते हैं, है ना, 2 और 2 5 कैसे होते हैं, वो पता नहीं अजीब से ट्रिक लगा करके प्रूव करते हैं जी। तो मैंने वो वाले वीडियोस वगैरह बनाए, 1 बनाया, 2 बनाया, 4-5 वीडियोस बनाए मैंने। और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ऐसा काम नहीं चलता यूट्यूब पर, हमें थोड़ा सीरियस होकर के सही नीश में काम करना पड़ता है। उस पर मुझे लगा कि तो मिलियन में जाएगी, व्यूज आएंगे और पैसे आ जाएंगे। तो उस पर तो आए 60 व्यूज, 60 में से 40 व्यूज तो मेरे ही थे उसमें से। और फिर वीडियो डाली, फिर सेम कहानी। मैंने सोचा अगर चलो अभी ऐसा है तो मैं आगे बनाऊंगा केस पर, मैं तो कंटेंट ब्लैंक ही हो गया हूँ। तब मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमारा जहाँ पर इंटरेस्ट होता है हमें उसमें काम करना होता है। तो फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेरा इंटरेस्ट सेल्फ हेल्प में, मोटिवेशन में, इन्हीं सब में मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो फिर मैंने वो वाले वीडियो बनाना स्टार्ट किया और वहां से फिर ये धीरे धीरे जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हुई। अब जब स्टार्टिंग में तो व्यूज नहीं आए तो पैसों पर इतना फोकस किया नहीं मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पैसे आते कैसे, एक बार यूट्यूब पर देखे सही कैसे आते हैं। तो मैंने एक वीडियो देखा और वो वीडियो था करीबन 25-30 मिनट का कोई वीडियो था, यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं जी। अब उसने जो इतनी लंबी प्रोसेस बताई, उस दिन पूरी रात में डिप्रेशन में रहा था क्योंकि मेरी एज उस वक्त 16 साल थी। 16 साल में मैंने स्टार्ट किया था जी। स्टार्ट करने के बाद में फिर मैंने देखा उसमें, तो उसने तो बीच में कह दिया कि अगर आप 18 से कम के हो तो आप तो भाई अपना एडसेंस उसमें नहीं लगा सकते, अपना बना ही नहीं सकते, इलीगल है। आप अपने पेरेंट्स का ऐड कर सकते हो। मैं यार पेरेंट्स को तो बताना ही मुश्किल है, उनका ऐड कैसे करना ये बताना मुश्किल है। उसके बाद में मेरा अकाउंट ऐड नहीं कर सकता मैं, और एक मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, और कितनी चीजें हैं कि आप यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, कुछ पता कुछ था नहीं उस टाइम पर, बिल्कुल बच्चे थे। मैंने कहा तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, ये होगा कि नहीं होगा एक दिन, किसी दिन पैसे आएंगे कि भी नहीं आएंगे। मैंने कहा तो बहुत बड़ी चीज बता दी इसने। फिर 2 दिन रुका मैं, फिर मैंने सोचा कि यार भले मुश्किल होगा, अभी हम 16 के हैं, कोई बात नहीं, 2 साल बाद अर्निंग कर लेंगे, लेकिन काम करेंगे अभी अपन, करना इसी में ही। हाँ, करना इसी में। मुश्किल मतलब इसमें घुस गए, भले मुश्किल आ रही है लेकिन अब आ गए, एंटर कर गए तो फिर इसको करना ही करना है किसी भी सिचुएशन में। मैं हो सकता था कि मैं गिव अप कर देता उस टाइम पर। वो फीलिंग थी गिव अप करने वाली कि अरे यार ये तो गलत फंस गए, कि अपन यार वो अंदर ही अंदर इच्छा थी कि यार करना तो है, एक बार करना तो है।
तो वो जो इच्छा थी उसने आगे बढ़ने में बहुत मदद की। अच्छा। वरना बीच में तो ऐसी मुश्किल आई कि कहीं पर कोई भी छोड़ देता, हाँ। क्योंकि इक्विपमेंट ही नहीं होते थे। जैसे स्टार्ट करता है कोई भी व्यक्ति, तो जब वो पहला वीडियो बनाता है, दूसरा वीडियो बनाता है, जब वो 3 4 5 वीडियो बना देता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो एक मझधार में फंस जाता है कि अगर मैं इसको बंद करूंगा तो लोग बोलेंगे कि तेरे वीडियो को क्या हुआ। उस समय जब ऑब्वियसली होता है वो भी एक रीजन होता है हमें आगे बढ़ने के लिए कि अब तो रुक नहीं सकते, क्योंकि सबको पता भी चल चुका है। तो वो था मेरे केस में हुआ, और फिर मैंने क्या किया, काम तो करेंगे। फिर धीरे धीरे काम करा मैंने, फिर मैंने देखा कि यार मुझसे भी एक छोटा बच्चा है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और पैसे भी कमाता है। वो मैंने कि अगर ये कर रहा तो कहीं ना कहीं देखो कर तो रहा हो तो सकता है। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि कैसे कर सकते हैं, तो मैंने की पॉसिबल तो है। आप बस फोकस करो, क्वालिटी कंटेंट बनाओ, व्यूज लाओ, उसके बाद धीरे धीरे बाकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, काम करते गया। सैमसंग Z2 Pro फोन से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। माइक के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास थे 50 रुपए के समथिंग कुछ थे। हाँ। माइक 170 का था फ्लिपकार्ट से। अच्छा। तो मैंने एक फ्रेंड से, जिसके साथ हम कल ही बैठे थे, दीपक कुंभकार जी, मैंने उनसे 100 रुपए लिए। हाँ। और एक फ्रेंड था जो कोचिंग मिला, उससे मैंने 20 लिए, एक से 10 लिए और एक और से भी 10 लिए। 10-20 रुपए हाँ, ऐसे करके मैंने सबसे पैसे कलेक्ट करके मैंने अपना वो माइक खरीद लिया। कौन सा माइक था सर? माइक यार मुझे नहीं पता, वो तो अब 170 रुपए में क्या ही कंपनी याद रखेगा इंसान। वो माइक एक है तो याद रखी जाएगी, पर वो माइक की कंपनी मुझे पता नहीं है। और लोकली माइक था, Z2 मोबाइल था। हाँ, वो Z2 का फोन था। मैं पहले ना फेस कैम वीडियोस बनाने का मैंने सोचा था। अच्छा। ट्राई भी किए थे, लेकिन वो जो फोन था वो हाई एडिटिंग को सपोर्ट ही नहीं करता था। तो मेरे लिए वो हट ही गया कि आप फेस कैम वीडियो बना नहीं सकते। फेस कैम वीडियो में क्रोमा की सपोर्ट नहीं कर रही है, फेस कैम वीडियो एडिट नहीं हो पा रहे, तो आप तो सिर्फ वॉइस के ही वीडियो एडिट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने फिर वॉइस में कंटिन्यू किया वहाँ पर। वॉइस में और फिर उसमें कुछ एडिटिंग। हाँ, वही मेरी वॉइस होती है वीडियो में। हाँ। और फुटेज चल रही होती है और वो मोटिवेशनल वीडियोस वहाँ पर होते थे। अच्छा। तो यही उसमें चलता रहा, फिर मैंने उसी में कंटिन्यू किया, बनाता रहा 3 4 5 महीने 6 महीने तक काम किया, और 6 महीने तक लगभग 300-400 सब्सक्राइबर हुए, 500 कंप्लीट हुए। फिर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, बहुत काम किया, बहुत रगड़ के मेहनत की, और 5 महीने के बाद में 500 हुए। फिर उसके कितने, आई थिंक 16 दिन या 9 दिन बाद ही मेरे 1000 हो गए थे। अच्छा। हाँ, और 1000 के फिर 16 दिन बाद ही मेरे 10,000 कंप्लीट हो गए थे। मतलब वो जो पहले 100 थे वो बहुत मुश्किल थे। पहले 1000 बहुत मुश्किल थे, पहले 1000 बहुत मुश्किल होते थे उस वक्त। अच्छा। अब ये नहीं रहा, क्योंकि अब शॉर्ट्स आ चुके हैं, तो कभी भी कितने बढ़ जाते पता नहीं चलता। अब वो नहीं, वो यूट्यूब पहले कुछ और था, बिल्कुल कुछ और है। यूट्यूब में पहले वाली बात नहीं रही अब। तो अब इस पे कंटेंट बनाना मुश्किल हो गया कि आसान हो गया? मतलब कंटेंट बना के सक्सेसफुल होना एक यूट्यूबर के तौर पे आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? मेरे हिसाब से सेम ही है। अच्छा। जब भले हमारे टाइम पे कंपटीशन भले कम था, लेकिन थोड़े से व्यूअर्स भी कम थे, नंबर 1 चीज। सेकंड चीज, हमें इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जितनी आज लोगों को मिल जाती है। आज मतलब हर किसी के पास फोन होता है, नहीं होता, फैमिली में हर किसी के पास होता है, फोन तो मिल जाता है, उससे कर लेते हैं। आजकल इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह अवेलेबल है, अलग अलग सोर्सेज आ चुके हैं जहाँ से आप बहुत इजीली कंटेंट बना सकते हो, चीजें देख सकते हो। तो हमारे टाइम पे नहीं थी, तो कंटेंट बनाना देखो, और लेकिन कंपटीशन ज्यादा है आज। तो हमारे टाइम पे कंपटीशन भले कम था, लेकिन कम भी नहीं था। देखो मैं तो कहता हूँ, उस टाइम मुझे पता है उस टाइम कितने लोग थे, उस टाइम हमने कैसे ग्रो किया मुझे पता है, बहुत कंपटीशन था उस वक्त भी। तो कंपटीशन मान लो उस वक्त कम भी था, और आज कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन कंटेंट बनाना उस वक्त टफ था, आज इजी है। तो दोनों तरफ देखिए, उतना ही अभी भी मुझे लगता है एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर किसी को ग्रो करना है तो। और दीपक जी, मैं आपकी इस बात को काटता हूँ कि हम थोड़ा सा आगे निकल गए। हाँ, ये तो आपके यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद की जर्नी है। मैं उससे पहले की भी आपकी बातचीत जानना चाहता हूँ कि आपका निजी जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, क्योंकि दोस्त साथियों, हम जहाँ बैठे हैं आगर मालवा में, हम भी आगर मालवा में रहते हैं, और दीपक जी भी आगर मालवा के हैं। आगर मालवा के पास में 12-15 किलोमीटर पे गांव है पिपले घाटा, वहाँ के ये मूल रूप से निवासी, इनके परिवार जो है वहीं से है। तो ये वो जो आपकी गांव का कनेक्शन जो है, आपका जो पारिवारिक जो कनेक्शन है, जो हमने हमारे तौर पे जो पता करा है, वो आप दर्शकों को आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें क्या, उसमें है मेन चीज, तो कहानी तो वहाँ है, यूट्यूब बनाना वो अलग चीज हो गई। हाँ, बिल्कुल, वो बताइए। देखो 1975 में मेरे जो पापा मम्मी थे, वो गाँव से आगे शिफ्ट हो गए थे जी, और यहाँ पर आए थे वो। तो यहाँ पर वो सिलाई का काम करते थे, पापा और मम्मी दोनों सिलाई का काम करते थे। और उस वक्त उन्होंने किराए पर एक कमरा लिया था। अच्छा। उसी कमरे में किचन होता है, हमारा हॉल होता है, बेडरूम सब उसी में हमारा तो कंप्लीट हो जाता है, और एक सार्वजनिक एक वॉशरूम बाथरूम होता है। 3-4 घर वगैरह होते हैं, उसी में होता है। हाँ। तो उस तरह से वो था। हाँ। तो कई सालों तक वो उसमें रहे। फिर 2005 में ही मतलब जॉइंट फैमिली हमारी थी, तो वहाँ पर घर वगैरह बनाया, उसमें रहे। फिर उसके बाद में बंटवारे वगैरह होते हैं, तो वो बड़े पापा के हिस्से में आता है, फिर हमारे हिस्से में एक अलग कुछ चीजें आती है। तो हम फिर रेंट के घर पर शिफ्ट हुए, किराए के मकान में शिफ्ट हुए। उसके बाद फिर से एक किराए के मकान में शिफ्ट हुए। हाँ। और फिर उस वाले में मैंने स्टार्ट ही कर दिया था, यूट्यूब में कर ही रहा था। तो उसके बाद जो है किराए के मकान में हुआ कि आपके खुद के मकान में हुआ?
2002 में किराए के मकान में ही हुआ था। अच्छा। जब हाँ उस वक्त हम किराए के मकान में ही रहते किराए थे के जब। मकान में जी जब हाँ मेरा जन्म और हुआ आपके था। पिताजी सिलाई करके मतलब घर का वो चलाते थे? हाँ हाँ वो सिलाई करते थे उस वक्त, मम्मी भी सिलाई करती थी। जी जी। हाँ, तो जैसे सिलाई करते थे वो, तो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता आदमी, जो कि क्या है कि सिलाई का हाँ। वो उतना तो होता नहीं है कि आदमी कुछ तो भी अफोर्ड कर पाए। तो आप जो बच्चे होते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि मेरे पिताजी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं कुछ जल्दी से नौकरी लग जाऊं। हाँ। आपके दिमाग में यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया? इसको आपने अर्निंग के तौर पे लिया था कि सिर्फ मजे मजे में चालू कर दिया था? नहीं सिर्फ मजे मजे में तो नहीं किया, देखो सिर्फ मजे मजे में करते तो फिर सजा मिल रही थी तो छोड़ देते ना, हाँ। है ना, मजा नहीं मिल रहा था फिर छोड़ देते, मजे मजे में करते तो सिर्फ मजे के लिए नहीं किया था मैंने, मजा तो था ही सही हाँ। कि अरे काम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आते हैं और पैसा मिलेगा, तो ये तो इतनी सिंपल लाइफ मतलब क्या ही हो सकती है। उस वक्त लगा नहीं था कि इतना सजा वजा मिलती है, सिर्फ मजे नहीं मिलते, तो मजा भी था और अर्निंग का ऑब्वियसली मेरे माइंड में था जी। कि इसको हम लॉन्ग टर्म में करियर के रूप में मैं देख रहा था। मतलब वाइज में सोच रहा था। जब आपने चालू करा था, मतलब आप 16 साल की उम्र थी, तभी से आपके दिमाग में ये था कि इसको एक अर्निंग के तौर पे, बिल्कुल करियर के तौर पे आप इसको ले लेते? हाँ मतलब एक हफ्ते बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं करियर तो इसी में बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करियर तो इसी में बनाऊंगा। तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट था इसमें? नहीं सपोर्ट नहीं था, मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो पता भी नहीं चला था, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कोई ना कोई आता है, मैंने मतलब गलती की थी, हम गलतियां करते हैं कई बार। हाँ। कि घर पे कोई आता है तो उसका फोन हम लेते हैं और उसके फोन से हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। हाँ। है ना, तो वो मैंने की थी, जो आता उसके इससे कर देता मैं। तो कुछ रिलेटिव वीडियोस वगैरह देख लेते थे, फिर उनको दिखता था चेहरा वगैरह नाम वगैरह, तो वो देखते थे, करा करके बता देते थे, तो नॉर्मली पता लग गया था घर वालों को। फिर पता लगा, लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम थी नहीं उससे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं और स्टडी हमारी एक बैक स्टेज ले लेती है। तो पढ़ाई जब बैक स्टेज लेती है और दिखता है कि यार फोन में कुछ ज्यादा वो कर रहा है, क्या है चीज से पता नहीं है, तो फिर वहां से उनका काफी ज्यादा वो हमें झेलना पड़ता है टॉर्चर, वो मना करते हैं उस चीज को लेकर के। लेकिन हम भी फंसे हुए कि हम क्या कह करके उनको ये प्रूव करें कि नहीं ये सही चीज है, हमारे पास में कुछ है तो नहीं ऐसा। तो वो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम ही है, ये सोचिए कि नहीं एक ना एक दिन आएगा जब मैं इनको प्रूव कर दूंगा, अभी बस मुझे सहना पड़ेगा। आप इसे टैकल नहीं कर सकते इस चीज को, हर इंसान को अपने हिस्से का दुख झेलना पड़ेगा। अगर सक्सेस की जर्नी में आपको तो दुख तो देखने पड़ेंगे, आप उनको नकार नहीं सकते। नकारने तो फिर आप छोड़ ही दो, फिर आपका कुछ होना नहीं है, तो नकार नहीं सकते। तो मेरा था कि मुझे ये झेलना पड़ेगा और मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं सबको प्रूव कर दूंगा, और मैंने प्रूव भी किया। तो मैंने वेट किया 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने, लगातार 8 9 10 महीने तक मैंने वेट किया। फिर 9 महीने बाद जब हमारी फर्स्ट इनकम आती है तब उनको थोड़ा लेकिन पूरी तरह से ये नहीं हुआ कि कोई करियर हो गया आते रहेंगे पैसे, ऐसा नहीं है। एक बार आ गए तो उनको ऐसा लगा था कि हमेशा, मैंने कहा था कि अभी तो आगे भी आएंगे, पर उस टाइम भी इतना बिलीव नहीं हुआ था। तो फर्स्ट मंथ जब आई तो थोड़ा उनको शांति मिली कि जो कह रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो सही है। तो लेकिन उसके बाद फिर जब रेगुलर इनकम आने लगी तब उनको लगा कि नहीं ये कुछ ना कुछ अच्छी चीज है। फर्स्ट इनकम जो आपको यूट्यूब से आई थी कितनी थी वो? फर्स्ट इनकम मेरी स्पॉन्सरशिप के थ्रू आई थी। और वो आई थी 10,000 10,000 रुपए। एक वाकया आप इसमें भूल गए शायद, या फिर आप बताना नहीं चाह रहे दर्शकों को, आपकी मम्मी ने आपका मोबाइल फोन छुपा दिया था उस 9 महीने की पीरियड में। मतलब ये क्या हुआ था, मैं 11th क्लास में था ना जी, तो मैंने स्टार्ट किया था। अब 11th में लगभग 2.5-3 महीने हो गए थे काम करते करते। और 11th क्लास से जब एग्जाम चल रही तो यार ये होता है ना कि अपना एग्जाम चल रही तो अब यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते। तो उसमें ना 1 महीने तक यूट्यूब पे काम नहीं किया मैंने, बहुत कम काम किया। तो माइंड में चल रहा है यार फटाफट एग्जाम खत्म हो जाए और काम करेंगे, एग्जाम खत्म हो जाए फिर काम करेंगे फटाफट, जिससे से खत्म हो जाए बस एग्जाम। तो वो मैं डेली वेट करता रहा, एक दिन मैंने वेट किया। और जब लास्ट पेपर था तो लास्ट पेपर के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यार मेरा ऐसा है कि जैसे लास्ट पेपर खत्म होगा, मैं शाम को 5 बजे या 4 बजे एग्जाम खत्म होगी, मैं घर जाऊंगा और बिना एक भी सेकंड गंवाए मैं अपने काम में लग जाऊंगा। मुझे बिल्कुल एंजॉय नहीं करना, मुझे बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करना छुट्टियों को, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये 2 महीने प्रूव करने के लिए। इन 2 महीनों में अगर कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज 12th में तो कोई करने लगा अगर कुछ किया नहीं तो खुद को प्रूव करना था, सबको प्रूव करना था। तो ये 2 महीने थे समर वेकेशन, गर्मी छुट्टियों के। अब आखिरी दिन मैं पूरा एंजॉय करके जा रहा हूँ कि फाइनली एग्जाम खत्म हुई। इतने टाइम से मैं वेट कर रहा था, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ 2 महीने। अब मैं जम के मेहनत करूंगा इसमें मैं, बिना एक भी सेकंड गंवाए। आखिरी दिन मैं घर जा रहा हूँ एकदम एंजॉय करते हुए और ऊपर आसमान को देख रहा हूँ, भाई फैला रहा हूँ कि अब मैं आजाद हो चुका हूँ अपने सपनों के लिए काम करने के लिए। अभी भी याद है मुझे मोमेंट, बाइक पे मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के जा रहा था। मैं गया एक्साइटेड होकर के, फटाफट कपड़े चेंज किए और देखा फोन कहाँ है। तो मुझे लगा मेरी सिस्टर ले गई होगी, फोन मिला नहीं। तो मैंने ठीक है वेट करा। तो आप दोनों के बीच में एक ही फोन था मतलब? हाँ अच्छा, सबके हमारा एक ही फोन था। मैंने वेट किया, फोन दिखा नहीं। फिर थोड़ा वेट किया, दिखा नहीं। पूजा आई, मतलब मेरी सिस्टर आई, तो उसके पास भी दिखा नहीं। फिर मैं मम्मी से पूछ लिया फोन कहाँ है, तो मम्मी ने कहा फोन तो भेज दिया। यार ये क्या बात हो यार, मैं जिस दिन के लिए इतना वेट कर रहा था उसी दिन आकर के कांड हो गया। किस्मत गजब खेल रही है मेरे साथ में। तो एक दिन तो वो समझ में नहीं आया कि करें क्या यार, ये क्या हुआ। बहुत उदास रहा बहुत ज्यादा। फिर अगले दिन भी ऐसा ही सीन रहा। फिर मैंने सोचा कि मतलब यार
कर दिया पर इसको अभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ भले फोन ना हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा मैं कि यार ये तो रिक्वेस्ट करके नया फोन पापा से कहीं ना कहीं से जुगाड़ करवा के लूंगा हाँ। नया फोन। और या फिर ये माइंड में भी आया था कि जिसने मेरा फोन लिया होगा, हाँ। जिसको बेचा होगा, हाँ। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फोन वापस कर दे क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ तेरे लिए कुछ नहीं होगा, तेरे को हाँ। कहीं से मिल जाएगा, मेरे को नहीं मिल पाएगा। हाँ तो मैंने ये सोचा था। फिर पता चला कि वो फोन कहीं बेचा वगैरह नहीं था, वो हाँ। घर पे ही फोन मम्मी ने कहीं छुपा दिया था हाँ। ताकि हम ज्यादा उसमें लगे ना और टाइम वेस्ट ना करें, उनको ही लगा था। तो फोन मुझे मिल गया, फिर वो वहीं से हमने निकाल लिया था और फिर गर्मी की छुट्टियों में बहुत मेहनत की। अब ये था कि प्रूव करना है, तो गर्मी की छुट्टियों के लास्ट दिन जी। ही मेरे 1000 कंप्लीट हो गए थे। तो भले इनकम नहीं आई थी, हाँ, मुझे पर- प्रूव करना था, लेकिन मुझे अब अपने आप को मैंने प्रूव कर दिया कि ग्रोथ निश्चित है। हाँ 1000 पे, मेहनत करेंगे तो हो क्योंकि जाएगा। मुझे दिख गया अपना फ्यूचर, मुझे यहाँ से दिखने लग गया, क्योंकि मैं 1000 पे जिस तरह से आया हूँ, हाँ। अब आगे बहुत स्पीड से ग्रोथ होने वाली है। तो वो मुझे दिख गया था, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया 12th में भी उस काम को। अच्छा जैसे आप ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो जो अपने मिलने वाले रहते हैं, जो दोस्त वगैरह, और ये पूरी क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, उनमें एक नेरेटिव ये होता है कि यार ये तो फालतू वीडियो बनाता है, एक कुछ तो भी बात करता है, क्योंकि वो हवाई बातें लगती है उस समय, जब तक आदमी प्रूव नहीं करता है तब तक ऐसा लगता है कि कुछ तो भी बोलता है। ऐसा आपके साथ हुआ, आपने ऐसा महसूस करा? बहुत हुआ, मतलब कुछ मुंह पे कहते थे, हाँ कुछ पीठ पीछे कहते हैं जी, कुछ कहीं पर भी नहीं कहते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर हर इंसान की ये चीज होती है जी। और अगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, अगर मेरे सामने भी कोई इस तरह की कर रहा होता और उनकी जगह में होता तो मैं भी ये सोचता, क्योंकि मैं पता नहीं, हमने किसी का फ्यूचर नहीं देखा जी। और जो इंसान कुछ भी बड़ा करता है तो उस पर लोग हंसेंगे हंसेंगे, है ना। अगर कोई आप बड़ी बड़ी बातें करोगे तो आप पर हंसेंगे ही हंसेंगे हाँ। लोग। तो ये अगर आप पर कोई हंस भी रहा है तो आप खुशियां मनाइए, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपकी लाइफ में मुश्किलें भी आती है तो आप खुशियां मनाइए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही है। जब भी मुझे अभी भी कभी लगता है कि यार थोड़ी सी लाइफ टफ चल रही है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यार मेरी लाइफ टफ चल रही है क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, ज्यादा टफ चल रही है मतलब मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो ये साइन होता है। तो वो हर किसी के मन में कहीं ना कहीं होता है, कुछ हंसते हैं, ताने मारते हैं लोग कई बार कि मतलब खुद तो कुछ नहीं है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सहना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अपने हिस्से का दुख आपको झेलना ही पड़ेगा, आप उनसे बच नहीं सकते। कर सकते हैं सिर्फ एक ही चीज कि आप जितना हो सके प्राइवेटली इस चीज को करें, पर मैं तो कहता हूँ प्राइवेटली भी कितना ही कर लोगे, अगर आप कहीं ना कहीं तो किसी न किसी से पता चल ही सकता है, चल ही जाता है वो तो। लेकिन प्राइवेटली अगर कर सकते हो तो प्राइवेटली करो, ताकि आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनके तानों से आप बच सको। ये तो अपने अतीत की बात हो गई, आपके अतीत की बात हो। हाँ। जब आपका मोनेटाइज हो गया चैनल, आपका वीडियो फट गया, एक वीडियो आपका मिलियंस में गया था, पहला वीडियो, तो जब वो पहला वीडियो मिलियन में जाता है क्या फील होता है? कमाल की फीलिंग होती है। वो एम जो दिखता है ना, पहले हाँ। के दिखते थे पहले, हाँ। और वो एम जो दिखता है, हाँ। उसकी वो फीलिंग, मतलब मेरा पहला वीडियो को 1 मिलियन जाने में लगे थे 17 से 18 दिन, मुझे भी पता है। अच्छा। और वो अपलोड करने के 17-18 दिन बाद? एग्जैक्टली, हाँ। यस। 18 दिन बाद वो 1 मिलियन गया और वो पहला एम दिखा चैनल पर। हाँ। अलग लेवल की उसकी खुशी थी। मैं अपनी ट्यूशन में गया, सुबह सुबह ट्यूशन जाता था, तो हाँ। अपने फ्रेंड्स को मैंने बताया कि वो पहला मिलियन मेरा चला गया वीडियो। पहला मिलियन गया, उसके बाद फिर धड़ाधड़ कई सारे वीडियोस मिलियन चले गए। तो जो ग्रोथ होती है ना, वो एकदम आपको तुरंत नहीं मिलना स्टार्ट होती है, लेकिन आप जब काम कर रहे होते हो तो वो ग्रोथ में इंक्लूड हो रहा होता है, आपको आगे ग्रोथ मिलने वाली है उसकी। मतलब 5-6 महीने हमने काम किया, ग्रोथ नहीं मिली, लेकिन उन 5-6 महीनों का ही असर है कि बाद में ग्रोथ मिली है, क्योंकि हमने काम तो किया ना, हमने सीखी बहुत सारी चीजें। तो ग्रोथ नहीं मिल रही होती है तो आप ये देखो कि क्या मेरे काम में ग्रोथ हो रही नहीं हो रही है। भले व्यूज में ग्रोथ नहीं है, सब्सक्राइबर में ग्रोथ नहीं है, अर्निंग में ग्रोथ नहीं है, आपके अंदर ग्रोथ है। तो फ्यूचर में जरूर आपके कंटेंट में, आपके व्यूज में ग्रोथ होगी वो। हाँ, मतलब जब वीडियो दर वीडियो आपकी क्वालिटी भी सुधर रही है, आपका कंटेंट भी सुधर रहा है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। जी जी। जैसे पहला वीडियो आपका 1 मिलियन गया, तो जो पीछे वीडियो पड़े थे, जो आपने पहले अपलोड करे, जिन पे व्यू कम थे, उन पे व्यू बढ़ते हैं फिर? जैसे बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते हैं, अगर आपके वो वीडियो अच्छे हैं तो फिर उन पर भी व्यूज बढ़ते हैं। अच्छा जी। आप ये यूट्यूब जर्नी आपकी चल गई, आपका चैनल चल गया, जो आप सेमिनार करते हैं, ये सिलसिला कैसे चालू हुआ? ये पहला सेमिनार कहाँ से और कैसे मिला आपको? मतलब नहीं था कि यार पब्लिक स्पीकिंग भी स्टार्ट करेंगे, कभी ना कभी कैमरे के सामने आना पड़ेगा, स्टेज पर बोलना ही पड़ेगा। हाँ। तो पहले तो मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए किया था। मेरा ऐसे होता है कि जब कुछ ट्राई करने के लिए करता हूँ, मुझे इसमें आ जाता हूँ तो लगता है कि इसमें कुछ थोड़ा और ऊपर करते, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसमें। वो हमेशा माइंडसेट रहता ही है जी। तो मैंने क्या प्रैक्टिस करते हैं इसकी, कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते हैं, ताकि कहीं अगर मौका मिल जाए तो हम घबरा ना जाए, डर ना जाए। तो उस तरह की चीजें थी। तो मैंने अपनी ऑफिस में कुछ लोग बुलाए थे, वहाँ पर कुछ सेशन किए थे, फिर थोड़े लोग बढ़ाए, फिर वहाँ पर सेशन किए। फिर इंदौर में मैंने अपना एक बड़ा सेमिनार किया 4 घंटे का। तो वहाँ पर मैं 4 घंटे लगातार स्टेज पर बोला। फिर पटना में हमने किया, फिर अलग अलग जगहों पर कई बार स्टेज पर हम बोले। तो ये वहाँ पर ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। ये जो सेमिनार होता है जहाँ आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये आप लोग भी मिलते होंगे वहाँ से, और लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? वो क्या मतलब आपसे मिलते होंगे पर्सनली? कुछ लोग तो मिलते ही होंगे। हाँ। उनका आपको कुछ याद हो ऐसा कि ये तो मेरे को बहुत टच कर गया, मतलब यार क्या बात बोल दी इसने, मतलब पर्सनली आपको महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ? मतलब ऑलमोस्ट सबसे मिलकर अच्छा लगता है, पर हाँ कुछ कुछ होते हैं जो कि मतलब मेरे सेकंड चैनल को लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पर मैं क्रिएटर्स के लिए एडवाइस देता था। हाँ।
तो जब वो बोलते हैं कि यार आपकी वीडियो देख करके हम इस इवेंट में ही आ गए, हाँ। आपकी वीडियो देख करके मेरे इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। हाँ। कई सारे तो बड़े बड़े क्रिएटर भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं कि आपने ये बताया था वीडियो में, हमने ये चीज़ अप्लाई की थी हाँ। और उसकी वजह से हमारा चैनल पूरा ही बदल गया। अच्छा। तो वो काफी सही लगता है। तो कहीं ना कहीं पर जब हम वैल्यूएट करते हैं लोग लाइफ में, तो वहां से लगता है कि नहीं हमने कुछ अच्छा किया है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ किया लोगों के लिए हमने, तो बढ़िया लगता है। लोग हाँ। वो जब हम्बल हो जाते हैं, बहुत हाँ। ज्यादा वो हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं कि यार भैया आप फोटो खिंचा लीजिए, हाँ तो वो उस समय वो अच्छा लगता है। वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है। आपको कैसा लगेगा? अब हमने तो कभी एक्सपीरियंस करा नहीं है यार, वो क्या है कि देखते हैं, नहीं, देखा है। लेकिन आपको पता है फीलिंग पहले से, फीलिंग हमें पहले से पता होती है कि कैसा लगेगा हमें, वो अच्छा ही लगता है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपका निजी जीवन में, जैसे आप अभी तो सिंगल हैं, शादी वादी का प्लान है अभी आपका चल रहा है? अभी तो नहीं है, अभी तो कुछ साल और रुके हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? मतलब आप जैसे अभी हमने आपका वीडियो देखा था संदीप महेश्वरी वाला, आपने वहाँ पे पूरी बात बताई नहीं, तो हम दर्शकों को चाहते हैं कि आप यहाँ वो तो बताएं कुछ था वो नहीं। ब्रेकअप वाला सीन नहीं, था। वो ब्रेकअप टाइप नहीं था, वो एक रिलेशनशिप बना ही नहीं था, रिजेक्शन टाइप उसे कह सकते हैं। अच्छा। हाँ वो सीन था। कब का है वो? ये यूट्यूब जर्नी के पहले का है कि उसके बाद का? उसके बीच में ही कहीं अच्छा, पर था, उसी जब ग्रोइंग स्टेज में था? हाँ ग्रोइंग स्टेज में ही था। अच्छा। हाँ। तो आप खुल के बताएं थोड़ा बहुत। नहीं उसके हम खुल के नहीं बता सकते, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी होती है उसमें, हाँ, वो तो वो हम नहीं कर सही है, सकते। ठीक है। नहीं चलो आप तो वो तो नहीं बता सकते, पर ये सबसे बड़ी समाज की सबसे बड़ी समस्या है आज के दम की, जो युवा है हाँ। वो इससे जूझता है कहीं ना कहीं। हर आदमी के जीवन में वो मकाम आता ही आता है, वो हाँ। ब्रेकअप का हो गया, वो रिजेक्शन का हो गया। आदमी है तो मतलब हाँ। हो ही जाता है, लगाओ तो किसी से मोहब्बत हो ही जाती है। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, ये कैसे डील करें? देखो रिजेक्शन का अगर आपने कहा है, तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था अमर चौधरी जी के साथ में जी। काफी बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर है। तो वो ये कहते हैं कि रिजेक्शन में आपको नो ना मिलता है, नो सुनने को मिलता है। तो आप देखो गणित में जितने भी वर्ड्स है, जैसे कि नो है, तो नो के बाद क्या आता है? 10। यानी कि एक अंक बढ़ जाता है नो के बाद में। 99 के बाद में क्या आता है? 100 आता है ना, 2 0 वहां जाती है। 999 के बाद में क्या आएगा? 1000 आएगा। यानी कि जितने ज्यादा आपको नो मिलेंगे, जितने ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेंगे, उतना बड़ा फिर नंबर आपका अगला होता है। तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना होता है, कई बार रिजेक्शन के बाद में बहुत तगड़ी ग्रोथ आपको मिलती है। तो अगर रिजेक्ट नहीं भी हो तो रिजेक्ट करवा लो अपने आप को। जैसे सुल्तान मूवी में आपने एक डायलॉग सुना होगा कि गई हुई इज्जत कमाने खातिर बेइज्जती करवाना बहुत जरूरी है ना? तो ऐसा रियल लाइफ में कई बार होता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको एज अ मोटिवेशन ले या फिर इसमें ही पूरा मर जाए, है ना, और इसमें बर्बाद हो जाए। ये दो चीजें होती है। यस टाइम लगता है, लेकिन ये चीजें मेरे हिसाब से होना जरूरी है। अगर किसी की लाइफ में ये चीजें नहीं हुई है तो मैं कहता हूँ बहुत अनलकी इंसान है। मतलब उसने जिंदगी में क्या ही करा है, उसको रिजेक्शन नहीं मिले, उसको ब्रेकअप्स नहीं मिले, तो उसने लाइफ में कुछ सीखा नहीं, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्राई नहीं किया, और मुझे लगता है बहुत अनलकी इंसान है। मेरे साथ ये चीजें हुई है तो मैं बहुत लकी हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर और दुख मिले होते मुझे तो मैं और ज्यादा लकी होता। अच्छा। हाँ, तो बहुत चीजें सही, मेंटली बहुत चीजें होती है ये, लेकिन देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि हर इंसान को अपने हिस्से का दुख झेलना ही पड़ेगा। तो वो चीज मेरे साथ हुई, मैंने झेली, और उससे एक मैं एडवाइस ये दे सकता हूँ कि आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन से अभी जूझ रहे हो, भले अभी आपको लगता है कि पता नहीं मैं कब तक जूझूंगा, ये चीजें खत्म होगी या नहीं होगी, मैं लिख करके दे सकता हूँ ये जरूर खत्म होगी। आज जो आपको फीलिंग है वो फीलिंग 5 महीने बाद नहीं रहेगी, आप उसे हील कर ही जाओगे। वो चाहे फिर 7-8 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन एक टाइम बाद आपको लगेगा कि यार मैं तो बिना मतलब उस चीजों में बिना मतलब इतना परेशान हो रहा था, वो सारी चीज निकल गई। तो वो चीज निकल जाती है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब ये तो ब्रेकअप की बात हो गई। यदि कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में आना चाहता है या शादी भी करना चाहता है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा ग्रीन फ्लैग बताएंगे या रेड फ्लैग बताएंगे कि हाँ इस तरह के लोगों से ऐसा हो सकता है, ये लड़कियों में ये दिक्कत होती है? देखिए सब में दिक्कत होती है। मतलब आज के डेट में आप किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर ये इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब जितनी भी लड़कियों के बारे में ऐसा सेट कर रखा है उन्होंने कि ये तो काटेगी अब। तो ऐसा कुछ बताइए कि नहीं फिर देखो इंस्टाग्राम ने तो मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है। वो सोशल मीडिया को हम सच नहीं मान सकते, लेकिन पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। तो कुछ चीजें दिखाई जाती है वो सच भी होती है, कुछ चीजें झूठ भी होती है। हर इंसान के बारे में कहेंगे तो ऐसा नहीं होता। अब लड़कों का भी आप देखोगे तो मल्टीपल अफेयर चलते हैं, लड़कियों के भी चलते हैं, तो आप किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूँ ये सब एक्टर्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे एक्टर्स हमारे यहाँ पर होते हैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि हम जज ही नहीं कर पाते कि हो क्या रहा है, ये सामने वाला ऐसा हो भी सकता है। तो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं लोग। तो इसमें एडवाइस यही है कि आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सीरियस ना हो किसी भी चीज में, क्योंकि अगर आप हो गए एक बार सीरियस, अगर अटैच हो गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता जब तक आप उससे पूरी तरह से बाहर ना निकलो। तो एडवाइस यही है कि आप उसमें बहुत ज्यादा अटैच ना हो, बहुत ज्यादा जल्दी उसमें सीरियस ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। और ये होता है ना कि आप जितना ज्यादा किसी के पीछे भागोगे उतना इंसान वो दूर भागेगा आपसे। तो इसलिए अगर आप दूर ज्यादा भागते नहीं हो किसी के पीछे तो फिर सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होता है।
तो आप इसमें ज़्यादा सीरियस ना हो, ज़्यादा अटैच ना हो बहुत जल्दी। मतलब अपना जो वो सम्मान है, जो अपना आत्मसम्मान है, उसको बचा के उस रिश्ते को जगह दीजिए ना। एग्जैक्टली, लेकिन वही मेरे बताने के बाद भी वो तो लोगों को जो करना है वो करेंगे जी। और वो चीज़ें जो होनी है वो होगी उनके साथ में, और उनको ये दुख तो झेलने पड़ेंगे, उनसे बच नहीं सकते। जब एक बार होगी उनके साथ में, फिर उनको मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं, ये सही झेले बिना ही हम समझते हैं, और फिर वो जब नेक्स्ट किसी में जाएंगे तो बहुत सोच समझ के संभल करके जाएंगे उसमें वो। अभी आप यूट्यूब कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है, कोई वेब सीरीज बना रहा है, कोई रियलिटी शो कर रहा है, अलग अलग फील्ड में अपना विस्तार कर रहे हैं। आप अपना आपको कहाँ देखते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप किस तरफ आपकी दिशा में जाना चाहते हैं? मुझे इसी फील्ड में करना है, लेकिन इस फील्ड में आप देखोगे बहुत ऑप्शंस निकल जाते हैं आपके सामने जी। आप इसी में बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, अपने कोर्सेस आप बना सकते हो जी। और अपने यूट्यूब भी अपने आप में एडसेंस और स्पॉन्सर का आप देखोगे तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है जी। तो इसमें बहुत ऑप्शन है, और अभी तो मैं कुछ सालों तक अपने आप को इसी में देखता हूँ। इसी में देखता हूँ। बाकी फिर इसके अलावा जब सफिशिएंट अमाउंट हम कर लें तो उसके साथ साथ फिर रियल एस्टेट में हम हाथ मार सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट में भी मैं करता हूँ, स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो उसमें मैं काफी एक्टिव हूँ, तो वो एक चीज है। तो अभी आपका पोर्टफोलियो रेड है कि ग्रीन है? अभी रेड है, बिल्कुल रेड है। हाँ, क्योंकि हम 2020 वाले इन्वेस्टर नहीं है ना। हाँ। अब जिसने 2020 या 21 में स्टार्ट कर दिया उनका ग्रीन ही होगा, क्योंकि उस टाइम बहुत रिटर्न मिल चुका था। हाँ। हम 23 वाले हैं। अब 23 में भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन स्टार्ट किया था, लेकिन इतना नहीं किया था। हाँ। जो मेजर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 2024 में किया। अच्छा। और 2024 से तो अभी तक का रिटर्न आप देखोगे तो निफ्टी का 3% है जी, और स्मॉल कैप तो 20% से ज्यादा गिर गया है। जी। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा थोड़ा सा रेड ही है अभी। ये आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है। ये अभी 2024 और 23 में एक आंधी आई, हाँ। इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दो, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दो। ये हो सकता है पेड हो, जानबूझ के कराओ। इसमें बहुत सारे लोग डूब भी गए। हाँ। बहुत सारे जो उधार लेके किधर से, मेरे पास पर्सनली 2-4-5 लोगों के फोन आए कि यार भैया मैं 5,000 डाल दो यार, किस्त है। वो किस्त नहीं है उनकी, उनने इधर उधर से लगा के स्टॉक मार्केट में डाल दिए पैसे। तो इन लोगों को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं उनको, जो अंधाधुंध पैसा मतलब लगा देते हैं, इनके पास है 5,000 और लगा 10,000 दिए? देखो, उनके लिए मैं एक चीज बताऊंगा कि हम सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट 15-20% रिटर्न हमेशा दे देगा। तो जापान कितने डेवलप्ड कंट्री हमसे हम सभी को पता है जी। लेकिन जापान का पिछले 36-37 साल का 35 साल का स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे तो वो ऐसे था यहाँ पर, और आज आप देखोगे तो वो यहाँ पर है। मतलब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 साल में 0% का रिटर्न है। 35 साल में। हाँ, मतलब वो आज अगर आप 20 साल के भी हो तो 35 साल बाद आप 55 साल के हो जाओगे। तो अगर ऐसी कुछ त्रासदी आ गई जी और वो ग्रो ही नहीं किया मार्केट और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो फिर आप उस वक्त क्या करोगे? तो मार्केट में कहा जाता है कि आप अपना पैसा लगाइए, लेकिन उतना लगाइए कि फिर आप उसको उतना भूल सके, या फिर आपको 10 साल तक आपको निकालने की जरूरत ना पड़े। एटलीस्ट इतना आप उसमें लगाइए। लोग आते हैं लालच में, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक फुल टाइम चीज, ये फुल टाइम नहीं होती है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता है। लोग उनको लगता है कि ये जो कहावत है ये ना स्कैम 1992 से कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि पूरे इंडिया की पैसों की प्यास बुझा सकता है। नहीं बुझा सकता, 2-4 लोगों की बुझा देगा, बाकियों की नहीं बुझा सकता। 90 एक रूल है कि 90% ट्रेडर्स 90 डेज में अपना 90% कैपिटल गंवा देते हैं, और आपको लगता है कि आप उन 10% में आ जाओगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये एक रूल है। मतलब वो 10% लोगों का ही बाजार है। हाँ, बाकी तो सब। आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो आपको ट्रेडिंग में मिल सकता है। लेकिन ट्रेडिंग में कितने चांस है आपको नहीं पता। मैं तो कहता हूँ स्टार्टिंग में तो आप डूबोगे ही डूबोगे। जो 10% जो बचे हुए ना ट्रेडर्स, उनकी भी आप जर्नी देखोगे तो स्टार्टिंग के 90 डेज में तो उनका भी पैसा डूबा था। अब उन्होंने फिर से कैपिटल कहाँ से अरेंजमेंट कर ली, फिर उन्होंने ग्रो कर लिया, सीख लिया। आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको नहीं पता। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, उसमें बताते हैं कि पूरी तरह से बर्बाद होने से बचे आप, क्योंकि कई लोग तब रुकते हैं जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। करोड़ की संपत्ति होती है, उनको लगता है कि करोड़ से लाख में आए तो लाख पे रुक जाइए। मतलब हो गया ना लॉस। अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आपका 80 लाख का मतलब 20 लाख का लॉस हुआ, 30 लाख का, रुक जाओ ना। कितना सही है। लोग सोचे कि नहीं मैं तो और लगाता हूँ, 40 लाख पे आए, 30 लाख पे आए, भाई रुक जाओ ना। जो बचा उसको रोक लो। लेकिन नहीं, लोग रुकते हैं 0 पर आकर के, 2-3 लाख पर आकर के, और डेप्थ में उसमें चले जाते हैं और अंदर वही। तो आप फिर आप 0 पे जब वो आ गए, अब उनके कुछ EMI होती है, लोन्स होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, वो मैनेज नहीं हो पाती है, और फिर वो लाइफ टाइम के लिए कई लोग तो बर्बाद हो जाते हैं। तो आप पूरी तरह से बर्बाद होने से बचें। आपको लगता है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करिए, ये अच्छी चीजें करनी ही चाहिए सबको, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब वो इस क्रेज से लोगों ने सीखा भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि
मैंने कहा ना कि लाइफ में अगर सेटबैक्स नहीं आते, डाउनफॉल नहीं आते, तो आप सीखते नहीं है। अब 2020 के बाद में कभी डाउनफॉल आया ही नहीं ठीक से। हाँ। जो कोविड के बाद वाला था, नहीं आया, उसके बाद तो बाजार वो 4 जून को आया, वो अगले दिन ही रिकवर कर गया। हाँ। तो कोई डाउनफॉल था नहीं। हाँ। तो तब से लोगों को लगता है कि खाली बस स्टॉक मार्केट ना बढ़ता ही है और यहाँ से पैसा मिलता ही है, हाँ। ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। अब पिछले 6-7 महीनों से अब जब डाउन गया, तब लोग थोड़ी अकल आई और अब लोग सीखेंगे। तो ये सिखाने के लिए जरूरी चीजें है। ये स्टॉक मार्केट की बात हो गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका रोल मॉडल कौन है? आप किसको देखते हैं कि हाँ मेरे को इसके जैसा बनना है, या इसके ये आदमी बहुत बढ़िया कर रहा है इसके जीवन में? मतलब संदीप सर को मैं पहले देखता था स्टार्टिंग से ही। जी। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया उससे भी 3 साल 4 साल पहले से संदीप सर को देखता था। हाँ। जब मैं 8th क्लास में था तब से। जी। तो वही मेरे लाइफ के रोल मॉडल तब से रहे हैं। हाँ। उन्हीं की मुझे चीज अच्छी लगती है, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। जी। बाकी अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों से सीखते हैं, खुद की लाइफ से सीखते हैं, बुक्स से सीखते हैं। बाकी ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई रोल मॉडल नहीं कि हमें उसके जैसा ही बनना होता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना होता है। अब मेरे केस में क्या कि मैं तो इजीली मिल भी लेता हूँ। हाँ। है ना। हाँ। मतलब मिल सकता हूँ किसी भी से भी, जो इन्फ्लुएंसर जिसको मैं देखता हूँ हाँ। किसी से मिल सकता हूँ। जी। मैं ऑलमोस्ट सबसे मिल भी चुका हूँ। तो जब उनसे मिलते हैं तो कई बार कुछ कुछ चीजें हमें मैच नहीं खाती हमसे, कि हम इसको रोल मॉडल मानते थे। हाँ, पर इसमें ये दिक्कत और हाँ, लेकिन पर्सनली मिलते हैं तो वो फील ही नहीं है ना, नहीं। जो हम सोचते थे वो हाँ। बात ही नहीं है, तो बिल्कुल अलग इंसान दिखते हैं। तो फिर अब इतनी आसानी से हम ट्रस्ट नहीं करते, और फिर हम लगता है कि हम अपने ही रोल मॉडल बने, खुद का ही एक अच्छा मॉडल बनाए, ताकि लोग हमें रोल मॉडल बनाए। फिर अभी आपके जीवन का मतलब, आप जो टारगेट है, मुख्य उद्देश्य कि हाँ मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, वो क्या है? वो आपको अगले महीने पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ, वो आपको थोड़ी अगले महीने हिंट दे देते आप। नहीं, अगले आपको पता चल जाएगा, जो देख रहे हैं सबको पता चल जाएगा अगले महीने तक। तो आपने 2-4 बार आपने जिक्र किया कि मैं किताबों से सीखता हूँ। हाँ। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ 5 किताबें ऐसी रिकमेंड करें जो उनको जीवन में ग्रो करने में मदद करे। ठीक है। एक है ब्रायन ट्रेसी की लक्ष्य, गोल। जी। मतलब जिंदगी में अगर आप कुछ भी नहीं है आपके पास में, हाँ। तो स्टार्टिंग होती है किसी चीज की, एक गोल से, लक्ष्य से। तो आप एक गोल्स करके एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। जी। उन्हीं की एक बुक है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ब्रायन ट्रेसी की, आप वो पढ़ सकते हैं। जी। फाइनेंस का अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है फाइनेंस पर। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी से आपको पैसों का मतलब सब कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा। हाँ। तो ये 3 बुक है। उसके अलावा आप यार 4th नंबर पे किसको रखूं मैं? हाँ, एक बुक है 4th नंबर पर मैं रखूंगा, द 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम। जी। मतलब अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया और उस बुक में जो रूल्स बताए हुए हाँ। उनको अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आपकी जो रेस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ती है। अच्छा। हाँ, मतलब आप कितना पैसा कमा लो, आपको कई बार पैसे से रेस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको कैरेक्टर से रेस्पेक्ट मिलती है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें अप्लाई करना होता है। तो उसमें जो रूल्स बताए गए लाजवाब है। मतलब आप उससे इतने शातिर बन जाओगे कि चलो हमारा तो उद्देश्य नहीं किसी को भी दबाना, हाँ। लेकिन आपको कोई दबा नहीं पाएगा। अच्छा। आप इतने शातिर बन जाओगे उस बुक को पढ़ने के बाद में। तो वो एक बुक है। और फिर नंबर 1 पर अगर लास्ट जो बुक बताऊं मैं, हाँ। तो फिर हमारा ग्रंथ आप कोई सा पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस या फिर भगवत गीता। जी। इन दोनों में जो लर्निंग्स है वो लाजवाब है। अब एक और बुक भी मैं आपको बता देता हूँ। जी। हमारी बुक आ रही है अप्रैल में, तो वो बुक भी आप ले लेना। आप खुद लिख रहे हैं? हाँ, मैं खुद लिख रहा हूँ पिछले तो आप 1.5 महीने से। बायोग्राफी लिख रहे हैं या नहीं, बायोग्राफी नहीं है मेरी उसमें, मेरी बायोग्राफी नहीं है, वो सेल्फ हेल्प की एक बुक है। अच्छा। और लाइफ में अगर कोई कुछ करना चाहता है, हाँ। उसके बारे में उसमें बात, मोटिवेशनल बुक है। मोटिवेशनल बुक है। जी। मोटिवेशनल बुक। अब ये मोटिवेशन के अलावा भी और कुछ साहित्य में कुछ लिखते हैं? नहीं, साहित्य अभी तो मैं तक कहाँ बड़ा हुआ कि साहित्य में लिख दो। साहित्य हम खुद समझ नहीं पाए, भी लिख कहाँ से देंगे। जी। तो हाँ, मेरे को इस बात से याद बात आई कि आपने बोला था कि मैथ आपको टफ पड़ता था। तो स्कूल लाइफ में वो कौन से सब्जेक्ट थे जो आपको समझ में नहीं आया, मतलब कि ये बोरिंग है, फालतू ही है यार, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखो जाए तो सारे ही बोरिंग कहीं ना कहीं लगते ही हैं जब ज्यादा पढ़ते हैं तो उनको। जी। नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। मुझे तो लगभग सभी कहीं ना कहीं अच्छे लगते थे। मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता था मुझे, खास करके 12th का मैथ्स। पता नहीं मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि लोग ये क्यों कहते हैं कि 11th टफ है और 12th इजी है। पता नहीं क्यों ही कहते थे, मुझे तो उल्टा लगा। 11th इजी लगी थी, 12th मुझे टफ लगी काफी। ये जो 10th और 12th का हुआ अपने समय में भी था और अभी भी होगा कि पढ़ लो, ये 12वीं निकाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। कोई मदद मिली आपको अभी तक जो आपके 12वीं में नंबर आए थे, 10वीं में नंबर आए थे? नहीं, कुछ नहीं। कहीं कुछ मिला हो कि नहीं यार, इनके दीपक भैया के 90 से ऊपर तो परसेंटेज थे तो इनको अलग से नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि 12th में कितने थे, 10th में कितने थे। जी। जो नए लोग मुझे YouTube चैनल के बाद मिले, कभी नहीं पूछा उन्होंने। वो ये जरूर पूछेंगे सब्सक्राइबर कितने लेकिन वो नंबर कभी नहीं पूछते कि वो क्यों। लेकिन वो नंबर भी काम आते हैं जब आप उस फील्ड में कुछ करना चाहते हो एजुकेशन में, तो आपको कॉलेज मिलने में हेल्प होती है उससे। यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पाया, उसका नहीं चला दिमाग, हर व्यक्ति तो नहीं पढ़ पाता है ना, तो उन लोगों को आप ये मतलब
उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे अगर कि कोई 55 पे रह गया, कोई 45 पे रह गया, हाँ। तो वो अगर अपने आप को असफल मान के गिव अप कर दें, यार मेरा तो नंबर ही नहीं आया, मैं क्या करूंगा, तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? अब कितने ही कम नंबर आएंगे आपके यार, मतलब आमिर खान या विराट कोहली ने शायद 12th ही नहीं की है, हाँ है ना। सचिन तेंदुलकर शायद 10th तक ही पढ़े हुए हैं जी। तो जो वर्ल्ड के टॉप क्लास क्रिकेटर्स है, जो टॉप क्लास फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर्स है, हाँ उनको भी आप देखोगे तो आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपकी एजुकेशन से नहीं, उस फील्ड की एजुकेशन से आप बनते हो, है ना। मैं अपनी फील्ड में अगर मैं बनाऊं तो मैं अपनी फील्ड की एजुकेशन को गेन करके बनाऊं। जी। मैंने बहुत चीजें सीखी है बारीक बारीक, जैसे हमारे सिलेबस में अलग अलग सिलेबस बुक्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, अलग अलग चीज होती है। ऐसे फिर हमारे इसमें अलग होती है कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखो, आप फिल्मिंग करना सीखो, आप कैमरे के सामने बोलना सीखो, आप माइक का नॉलेज लो, आप एडिटिंग का नॉलेज लो, आप एसीओ सीखो, आपको रिसर्च करना आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो हर फील्ड की पढ़ाई होती है, उसको आपको करना चाहिए और उसमें फोकस करो। वहाँ पर नंबर नहीं मिलते, आपको डायरेक्ट सक्सेस मिलती है। आपने सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का जिक्र करा, ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिससे आप मिलना चाहते हो और अभी आप मिले नहीं हो? जिससे मिलना चाहता हूँ और मिला नहीं हूँ? हाँ। नहीं, कोई नहीं है। मैं संदीप सर से मिलना चाहता था, हाँ। और हर्षवर्धन जैन से मिलना चाहता था, उनसे भी मिल लिया। अभी से कोई बड़ी वो वापस से लालच नहीं है किसी से मिलने का। अच्छा। जो नए लोग मिल जाए अच्छे, भगवान मिलवा दे, वो अच्छी चीज है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको जीवन के बारे में भी काफी नॉलेज है। एक धुंध है, मतलब एक थ्योरी ये कहती है कि आप सक्सेसफुल हो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, करो आप, मतलब एक उसके उलट एक थ्योरी है कि क्या ही कर लोगे, अंतोगत्वा आखिर में जलना तो है ही सही, आपको क्या ही कर लोगे, मतलब इतना सब पा भी लिया, पैसा भी कमा लिया, तो क्या ही मतलब है। इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करे आदमी? नहीं, लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, तो क्यों इतना कुछ करना। ऐसा नहीं होता। जब आप हर सुबह उठते हो तो आपको जिंदगी हर रोज मिलती है, एक बार जिंदगी नहीं मिलती, आपको हर रोज एक नई जिंदगी मिलती है। तो जिंदगी में आए हो तो अगर मरना है तो फिर आज ही मर जाओ ना, यो मतलब बाद में भी क्यों ही मरना। तो इंसान का जो लक्ष्य होता है वो होता है कि जहाँ पर वो है और जहाँ वो हो सकता है, अपनी जो असीम क्या कैपेबिलिटी है उसको अचीव करना होता है। मतलब जरूरी नहीं कि पैसा हम कमा रहे हैं तो पैसे से हम सिर्फ अपनी ही फायदा देख रहे हैं। ज्यादा पैसा आप कमाओ, आप लोगों का भला करने के लिए कमाओ, तो कुछ बुरा नहीं है इसमें। मोह माया त्याग दो, ये बोलने वाले भी मोह माया लेकर के ये चीजें करते हैं, है ना। तो ये तो गलत नहीं है। और अगर आपको छोड़ना भी है तो कमाने से पहले छोड़ना पड़ेगा ना। आप भले कह रहे हो कि ये सब मोह माया है, तो जब अपने परिवार का पेट भरना होगा और मैं आपके पास आऊंगा तो आप दोगे क्या पैसे? मुझे नहीं दोगे ना। नहीं। मतलब मेरे पास कम पैसे हो, मैं कुछ नहीं हूँ, तो आप मुझे यहाँ बैठा करके इंटरव्यू कर रहे होते क्या? नहीं कर रहे होते। तो हर चीज की उसकी वैल्यू होती है ना। तो वो सब कुछ नहीं मानना चाहिए लोग, मुझे लगता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बहुत बड़ी वैल्यू है। काफी देर हो गई, मैं आपसे ये हमारे दर्शकों का भी बहुत निवेदन था कि अगर कोई व्यक्ति अब यूट्यूब शुरू करना चाहता है या शुरू कर चुका है और बहुत मतलब अभी कम सब्सक्राइबर है, व्यू भी कम है, तो आप उनको लिए कुछ 2-4-5 टिप्स दे दें तो? देखो, टिप तो यही है कि अगर आप सीरियस होकर के नहीं आए हो तो प्लीज आज से ही छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब आज की डेट में बहुत टफ गेम है। यहाँ पर आप देखोगे यूपीएससी एग्जाम के लिए लोग 4-5 साल मेहनत करते हैं, और 4-5 साल मेहनत करने के बाद भी आधे लोगों का तो होता ही नहीं, आधे से ज्यादा का नहीं होता है। 10% 2%, 1% एग्जैक्टली। अब उसमें क्या मिलता है, क्यों करते हैं लोग? पद मिलता है, रेस्पेक्ट मिलती है, पैसा मिलता है, एक पोजीशन मिलती है। अब मैं आपसे जानता हूँ कि एक कलेक्टर जब आईएएस बनता है तो उसको कितने लोग जानते हैं? जिले के लोग जानते होंगे, मान लो 1 लाख लोग जानेंगे, 1 लाख लोग जान लेगा इसको। पैसा उसको कितना मिलेगा? सैलरी होगी 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख। तो वो चीज आपको इतने सालों में मिलती है और उसमें आपको इतना चीज मिलती है। यूट्यूब पे जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको कितने लोग जानते हैं, कोई लिमिट नहीं है। कई बार 10 लाख लोग, कई बार 20 लाख लोग, कई बार 5 लाख लोग जानेंगे आपको। पैसा वहां से आपको ज्यादा मिल जाएगा, तो और आपको रेस्पेक्ट यहाँ पर मिलती है, फेम मिलता है। तो जो चीज आपको इतना नेम दे रही है, फेम दे रही है, इतना रेस्पेक्ट दे रही है, इतना पैसा दे रही है, तो क्या वो चीज ऐसी हो जाएगी? नहीं होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टफ चीज है ये। इसके प्रिंसिपल्स बिल्कुल सिंपल है लेकिन बिल्कुल इजी नहीं है। सिंपल प्रोसेस है लेकिन सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना ही बहुत ज्यादा टफ है यहाँ पर, तो नहीं कर पाएंगे। अभी 100 लोग भी इसमें से देख रहे होंगे तो 100 में से कोई 2 कर जाएंगे। मतलब मैंने भी देखा था, मेरे यहाँ पर भी हर दूसरा तीसरा बंदा कोई ना कोई कहीं पर करके छोड़ चुका है। कर कोई नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, कितना सहना पड़ता है। लोग सहने को तैयार नहीं है, और सही है, वैसे सह लेंगे तो फिर सब लोग हमारे जैसे नहीं बन जाएंगे। तो आप सीरियस हो तो आ जाओ, अगर नहीं हो तो प्लीज पहले दिन से ही छोड़ दो। और ये इतना भी टफ गेम जितना नहीं है जितना मैंने बताया, आप तो ग्रो कर सकते हो, ये पॉसिबल है आज की डेट में ग्रो करना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। ये जब से समय रैना और इलाहाबादिया का विवाद हुआ तब से एक नई बहस छिड़ गई, क्या कि कंटेंट पे भी
सेंसर होना चाहिए, वेब सीरीज पे सेंसर होना चाहिए, हाँ। यूट्यूब है तो क्या मतलब कुछ भी डाल दोगे, एक नई बहस शुरू हो गई। और वो जो उन्होंने करा वो वाकई में निंदनीय था। हाँ। तो आपका क्या मत है इस पे, क्या होना चाहिए था, यूट्यूब पे सेंसर होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाने चाहिए। जी, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो बहुत सारी चीजें फिर मतलब वो फील ही गायब हो जाएगी कई लोगों में से। तो रेस्ट्रिक्शन यस होने चाहिए, एंड कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है जरूर आएगा। अगर इतना बड़ा मुद्दा छिड़ा था तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था, हाँ। और वहाँ के एक लॉयर के साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया, जी, और उनसे भी मैंने डिस्कस की थी ये चीजें। तो उन्होंने कहा कि जरूर इसको लेकर के लो आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। अच्छा, तो ये लो आना भी चाहिए। और यूट्यूब टाइम टू टाइम कई सारे लो लाया है। मतलब आप देखोगे यूट्यूब पर तो पहले फोन वीडियोस भी होते हाँ, थे हाँ, एक टाइम पर, हाँ, इतना, लेकिन अब उसको हटाया। हाँ, यूट्यूब पे आप देखोगे टोटके वाले वीडियो होते थे कि नींबू में लौंग घुसाओ और उसको कनका रख दो, हाँ। आपके घर में होगा। उस तरह वीडियो भी अब यूट्यूब हटा देता है। और अगर होते भी हो तो फिर उन पर मोनेटाइज नहीं होता है वो। तो यूट्यूब ने टाइम के साथ में बहुत इंप्रूव किया अपने आप को, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए अलग अलग चीजों पर, और इन चीजों पर भी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन आएंगे। ये जो विवाद था समय रैना और अलाहाबाद जाके, इस हाँ। पे आपका कोई ओपिनियन है? मैंने ओपिनियन दे चुका अपने यूट्यूब चैनल पर। जी। मतलब ये था, एक गलत बोला उन्होंने, जी, लेकिन इतना भी इसको देश का बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। मतलब ठीक है, उन्होंने कुछ किया, सजा मिलनी चाहिए थी, मिल गई सजा। लेकिन सारे पॉलिटिशियंस, सारे क्रिएटर्स मिल करके सारे मुद्दों को भूल करके, मतलब देश में आप देखो महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, कोई मुद्दा बचा ही नहीं, और पूरा देश मिल गया उस एक मुद्दे को बनाने के लिए। अब उन्होंने माँ के बारे में कही, हर गाली में माँ बहन का यूज होता है, जी, तब उनको लोग नजर नहीं आती ये चीज, है ना। और लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में भी अलग अलग मतलब तमाम तरह की बातें करने लग जाते हैं, वहां पर उनको दिक्कत नहीं। पब्लिकली उन्होंने बोला, उसको बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बताया। ठीक है, उन्होंने गलत कहा, बताना चाहिए था, ये एक्शन होना चाहिए था, हुआ, लेकिन सबको मिल करके, मतलब देखो पॉलिटिशियन भी ना आए क्यों, क्योंकि उनको नजर में आना है। हाँ, उनको एग्जैक्टली। तो इतना बड़ा मुद्दा बनाने की मुझे लगता है जरूरत थी। ठीक है, बनाया, और उनको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज्यादा ही सजा मुझे लगता है मिल गई उनको। अभी तो आप यूट्यूब पे सक्रिय हैं, पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। हाँ। मान लो कल से ऐसा हो गया कि कल से यूट्यूब ही बैन हो गया, बंद ही हो गया भारत में, यूट्यूब बंद हो गया, इंस्टाग्राम भी बंद हो गया, हाँ। जैसे चाइना ने अपना मॉडल वो हमने बंद के सारे बंद कर दो, हाँ। ऐसा भारत में कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, ये चीज आप आज पूछ रहे हैं मुझसे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, हाँ, तो पहले ही साल में मैंने क्वेश्चन अपने आप से कर लिया था। जी, तो उस वक्त मैंने क्वेश्चन किया तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट कम से कम एक साल तो बैन होने की कोई संभावना नहीं है ना। मैंने उस वक्त अपने आप से क्वेश्चन किया था। तो अब एक साल में आप इतना कर लो कि आपको कम से कम 5-6 साल आपके सिक्योर हो जाए। हाँ, ये मैंने सोचा था उस वक्त। जब वो हो गया, तो अब अगर आज आप ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को यूट्यूबर कभी नहीं कहता। मुझे कोई मुझसे मिलता भी है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं यूट्यूबर हूँ। मैं उससे कहता हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। जी, तो मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना करके डालना। हाँ, आज अगर यूट्यूब जाएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई कंपनी आपको लॉन्च करेगी। हाँ, तो हम तो कंटेंट क्रिएटर है, हम सिर्फ यूट्यूबर नहीं है। तो हम अगर आज यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हैं तो कल किसी और प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाएंगे। इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, सारे लोग वहां पर आ जाएंगे, सारी कंपनी वहां पर आ जाएगी पैसा लगाने के लिए, क्योंकि कंपनी को चाहिए लोग, और लोग कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा काम में कंटेंट क्रिएट करना, ना कि सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमें डिपेंड रहना। आप जैसे हम सब कंटेंट देखते ही हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आप भी चलाते ही होंगे। हाँ। आपको कुछ 2-4 क्रिएटर ऐसे जो आपको अच्छे लगते हो? क्रिएटर्स, हाँ, ध्रुव राठी, टॉप क्लास। अच्छा, टॉप क्लास मतलब सबसे बड़ी चीज क्या, उसके कितना भी बड़ा वीडियो, उसके इंगेज करने की जो स्किल है जी, वो लाजवाब है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। मैं कहता हूँ उसके वीडियो देखकर अगर अंदर चले गए, हाँ, तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं करती। और अगर आप ये चीज अपने वीडियो में कर पाए कि आप लोगों को एंगेज कर पाते हो, हाँ, इमोशंस के थ्रू, जी, तो ये चीज अगर आप कर पाए तो मतलब आप टॉप क्लास क्रिएटर, मतलब यूट्यूबर बन सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है। ये तो ध्रुव राठी तो एक तरह से वीडियो बनाते हैं। हाँ। अगर हम देखेंगे कि हमारे एमपी में भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, हाँ। तो कॉमेडी का वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ फॉलो करते हैं आप कॉमेडी वगैरह? नहीं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता कॉमेडी में। मैं सिर्फ 1 या 2 क्रिएटर को ही फॉलो करता हूँ, अच्छा, आशीष चंचलानी को और भुवन माम को, लेकिन उसमें भी आशीष चंचलानी को मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ कॉमेडी में। हाँ। आप कभी जाकिर खान से मिले? नहीं, तुमसे नहीं मिला मैं। अच्छा, मैं नीतीश शर्मा, ये थे दीपक दहिया जी। अब हम इस इंटरव्यू का समापन करते हैं। इन्होंने हर सवाल का बहुत बेहतरीन से जवाब दिया, और ये सर से हम आखिरी इनके ओपिनियन जानना चाहेंगे रंजन संवाद के बारे में। बिल्कुल, आप जो काम कर रहे हो बढ़िया काम है, और इसमें मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप नेशनल लेवल का सोच रहे हो जी, तो फिर आपको थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप कर सकते हो ये चीज़। जी, वो कर रहे हो तो फिर इसमें आप डर को हटा करके, हिम्मत करके आप इसमें नेशनल लेवल पर जाइए। और अगर लोकल के लिए आप कर रहे हो तो फिर लोकल के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर लोकल के कई अलग अलग लोग आएंगे, उनके आप जो क्वेश्चन अच्छे करते हो, इतने अच्छे क्वेश्चन, तो उनसे अलग अलग उनके जो विचार है वो निकलेंगे। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी चीज़ है।
तो आप जो कर रहे हो काफ़ी सराहनीय कर रहे हो और आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए और पॉडकास्ट में जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं उतने अच्छे आंसर्स निकलते हैं जी तो वो आपने काफ़ी बढ़िया किए। जी सर धन्यवाद। सब्सक्राइबर को बोल देंगे आप तो आपकी बात हमारे ऑडियंस मान लेगी। बिल्कुल, तो इनके कहने पर ना सही मेरे कहने पर इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आज आप किसी को सपोर्ट नहीं करते हो तो कल आपको कोई नहीं करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।